दोस्तों ये कहानी एक ऐसी दुनिया के बारे में है जहाँ पे सब कुछ मैजिक से किया जाता है, सब कुछ। लेकिन यहीं पे एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके पास मैजिक नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम्हें नीची गिरी हुई नज़रों से देखा जाएगा। तभी पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके डैड वहाँ से उसको भगा लेते हैं। जिसके बाद उसके डैड को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पे उसके डैड कहते कि भाग जाओ मैश। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अगर वो भाग गया तब भी हम उसे पकड़ लेंगे। और वो मैश के सामने एक शर्त लगते हैं कि उसे डिवाइन विजनरी बनना होगा, जो दुनिया का सबसे महान जादूगरी बन सकता है। तो मैश उनके शर्त को मान लेता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैश के पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, तो आखिरकार मैश डिवाइन विजनरी कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं कि आखिरकार मैश ये कर पाता है या नहीं, या फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें मैश नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो यहाँ पे मस्त अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है, और इसके पिता यहाँ पे चाय बना रहे होते हैं। इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। मैश के पिता कहते हैं कि जब से मैश मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी चलने लगी है। तभी मैश यहाँ पे आ जाता है और वो आते ही दीवार तोड़ देता है। तभी मैश के पिता कहते हैं कि आखिरकार तुमने दरवाज़ा क्यों तोड़ दिया। तो मैश कहता है कि मैं भूल गया था कि इसे धकेलना है या खींचना है। फिर मैश जो होता है दरवाजे को जोड़ने लग जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा गलत तरीके से जोड़ रहा होता है, जिसके बाद दरवाज़ा टूट जाता है। मैश के पिता कहते हैं कि तुम सही में एक पागल हो। जिसके बाद मैश के पिता कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ कुछ काम से घर के बाहर, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम शहर में मत जाना, क्योंकि यहाँ पे शहर में तुम्हें खतरा हो सकता है। जिसके बाद मैश के पिता यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मैश को यहाँ पे क्रीम पफ खाना होता है, जिसके लिए मैश निकल जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना डैड। फिर मैश जैसे ही शहर पहुँचता है इससे पता चलता है कि यहाँ पे सभी लोग जो जादू है वो जो है कर पा रहे हैं, और वो रोज़मर्रा के जो काम है वो भी जो है जादू से करते हैं। मैश कहता है कि आखिरकार ये कैसे लोग हैं। तभी मैश यहाँ पे सिक्के देता है जो यहाँ पे मुड़ चुके होते हैं। मैश कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तभी मैश का जो स्कार्फ होता है वो जो है हट जाता है, और यहाँ बंदे देख लेते कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है। लेकिन मैश को कुछ समझ नहीं आता और वो क्रीम पफ लेके यहाँ से जो है निकल जाता है। तभी हम देखते कि मैश आगे जा रहा होता है, लेकिन वो एक पुलिस वाले से टकरा जाता है। पुलिस वाला फिर मैश को यहाँ पे डांटने लग जाता है और ये बोलते कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तभी जो मैश होता है वो जो होता है यहाँ पे कुछ करे उससे पहले ही यहाँ पे सीनियर पुलिस वाला आ जाता है और उस दूसरे पुलिस वाले को डांटने लग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे पुलिस वाला देखता है कि मैश के चेहरे पे कोई निशान नहीं है और मैश को पकड़ने वाला होता है, लेकिन मैश के पिता जल्दी आके मैश को जो है यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैश के पिता मैश को डांट रहे होते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें शहर में नहीं जाना। मैश बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। मैश के पिता कहते कि ठीक है, अब से तुम शहर में मत जाओ और सजा के तौर पे तुम अपनी जो ट्रेनिंग है वो जो है दोबारा रिपीट करोगे। मैश कहता है कि ठीक है, फिर मैश चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाला यहाँ पे मैश को ढूंढते हुए आ चुका होता है और उसके पिता को पकड़ लेता है। तभी हम मैश को देखते हैं जो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके यहाँ से जा रहा होता है, और नेक्स्ट सीन में हम पुलिस वाले को देखते हैं जो यहाँ पे मैश के पिता को कह रहा होता है कि बताओ आखिरकार वो लड़का कहाँ पे है, तुमने उसे कहाँ पे छिपाया है। मैश के पिता कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। और वो मैशले को कहते हैं कि मैशले भाग जाओ जल्दी से यहाँ से। और यहीं पे मैशले के पिता अपने मन में कह रहे होते कि भले ही मैशले मेरा अपना बेटा नहीं है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे मुझे जान से प्यारा है, और कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे उसे जो है कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम्हारा लड़का नहीं है। तो यहाँ पे उसके पिता कहते हैं मैशले के कि हाँ भले ही वो मेरा बेटा ना है, लेकिन मैं फिर भी उसे जो है यहाँ पे पालूंगा। तभी हम मैशले को देखते हैं जो आते ही दरवाज़ा तोड़ देता है और यहाँ पे पुलिस वाले को घूरने लग जाता है। पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम मुझे घूरोगे। तभी एक पुलिस वाले के वो जो है कपड़े फाड़ देता है, और यहाँ पे दूसरा पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तुम जो मुझसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारे पास मैजिक भी नहीं है, तो आखिरकार तुम मुझसे लड़ोगे कैसे। मुझे तो तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है कि तुम एक छोटे से बच्चे मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर जो पुलिस वाला होता है वो जो होता है यहाँ पे सारे मैजिक को इकट्ठा करता है और सीधा मैशले के ऊपर फेंकता है, लेकिन मैशले उसे एक ही हाथ से साइड में कर देता है। ये देख के पुलिस वाला शौक में आ जाता है और ये कहता है कि इससे मैंने ड्रैगन को हराया है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने एक ही हाथ से उस मैजिक को साइड में कर दिया। जिसके बाद यहाँ पे पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, अगर तुम शांति से जीना चाहते हो तो तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाना होगा और पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि तुम मैजिक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम जो है काम के हो, तुम्हें पता ना हो। अगर तुम मैजिक नहीं कर सकते इसका मतलब ये है कि भगवान ने तुमको जो है स्वीकारा नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे डिवाइन विजनरी का जो पद है वो जो हासिल कर लिया तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें स्वीकार लिया है
और सभी लोग भी तुम्हें स्वीकार लेंगे। मैश के पिता मना करते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि भले मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन बाकी पुलिस वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे, तो देख लो आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे। तो मैशले कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ और मैं यहाँ पे डिवाइन विजरी बनूंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि मैशले फाइनली मैजिकल स्कूल में आ चुका है, यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस बार का मैजिकल स्कूल का एग्ज़ाम मैं ही लेने वाला हूँ। चलिए सभी स्टूडेंट जल्दी से जो है बैठ जाइए। जिसके बाद सभी स्टूडेंट यहाँ देखने लग जाते हैं कि आखिरकार हमें बैठना कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि इनको सीट मिल जाती है और पेपर मिल जाता है। मैसले यहाँ पे देखते हैं कि सभी अक्षर इधर उधर भाग रहे हैं। फिर मैसले कहता है कि जल्दी से यहाँ पे शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें सोल्व करना है। और मैसले पेन को तोड़ देता है। जो वर्ड होते हैं वो जो होते हैं डर जाते हैं और रुक जाते हैं और मैसले जो होता है पेपर को दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका भूल भुलैया का टेस्ट होता है और मास्टर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले बाहर निकलना होगा। फिर मैसले कहता है कि आखिरकार मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। तभी मैसले को लेमन नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो मैसले के साथ चलने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो दोनों आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी लेमन मैशले को पकड़ लेती है और उसे धोखा दे देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे ऐसा करना पड़ा, मुझे ऐसा करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। और ये जो होती है मैसले को छोड़कर चली जाती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है और वो इस लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है। ये लड़की कहती है कि शायद से यही जो है मेरा अंत है, क्योंकि मैंने एक शरीफ से लड़के को धोखा दिया। और मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तो मैसले एक ही बार में उसे एक घूंसे से यहाँ पे ठीक कर देता है और उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। ये देख के लेमन बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना। तभी हम देखते कि मैसले पूरे जो यहाँ पे दरवाजे हैं उनको जो है तोड़ के सबसे पहले ही बाहर आ जाता है। लेकिन सभी लोग मैशले को चीटर कहने लग जाते हैं, क्योंकि मैशले ने यहाँ पे दीवारों को तोड़ा है। जिसके बाद सभी लोग कहते कि इन्हें बाहर निकाल दो। तभी लेमन कहते कि शांत हो जाओ, मैसले ने यहाँ पे ये सब इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोफेसर ने कहा था कि मैसले को यहाँ पर रोक लूँ और उसे जो है यहाँ पे बाहर ना आने दूँ ताकि वो मेरा सिलेक्शन करवा दे। तो ये प्रोफेसर यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी हेडमास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ से अभी जो है शांत हो जाओ प्रोफेसर, और मैसले तुम मेरे साथ चलो। फिर ये मैसले को लेके यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाला हूँ, अब मैं तुम्हें यहाँ पे सबसे ख़तरनाक टेस्ट दूंगा। और एक गुड़िया को ले आते हैं और ये बोलते कि जो ये गुड़िया है उसके अंदर तुम्हारे सबसे ज़्यादा कीमती बंदे की जान बसी हुई है, अगर ये गुड़िया यहाँ पे हिट होती है तो बंदा मर जाएगा। और हमें पता चलता है कि इस गुड़िया के अंदर मैसले के पिता की जान बसी होती है। तभी जो मैसले होता है वो जो होता है उस खंजर को रोकने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और ये देख के प्रोफेसर यहाँ पे खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जो सिलेक्शन है वो हो गया, मैं समझ गया कि तुम ज़्यादा सोचने पे यहाँ विश्वास नहीं करते हो। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मैशले फाइनली सेलेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में प्रोफेसर की क्लास चल रही होती है। मैशले यहाँ पे अजीब व गरीब हरकतें करने लग जाता है। जिसके बाद मैशले यहाँ पे अपने रूममेट से मिलता है जिसका नाम फिन होता है। फिन यहाँ पे मैशले को देख के बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। यहीं पे हम मैशले को देखते हैं तो हमेशा की तरह क्रीम पफ खा रहा होता है और मैशले को क्रीम पफ बहुत अच्छा लगता है। तभी मैशले कहता है कि असल में मैं अपनी झाड़ू नहीं लेके आया, क्या मैं तुम्हारी झाड़ू ले सकता हूँ। तो फिन कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इनकी झाड़ू उड़ाने वाली क्लास होती है, लेकिन मैशले से झाड़ू ऊपर नहीं आ रहा होता। तभी एक बंदा उसके ऊपर हंसने लग जाता है तो मैशले एकदम से एक पैर मारता है और झाड़ू उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुमने तो चीटिंग करी है। तभी टीचर कहते कि हम लोग यहाँ पे उड़ेंगे। फिर वो बंदा कहता है कि चलो हम लोग रेस करेंगे। जिसके बाद वो बंदे रेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैशले जीत जाता है और एक नया रिकॉर्ड कायम हो जाता है। तभी फिन कहते हैं कि मुझे पता है कि मैशले ने झाड़ू को फेंका और फटाफट झाड़ू के ऊपर जो है बैठ गया और जिसके बाद ही वो जो है जीत गया। तभी एक लड़का यहाँ पे आ जाता है और वो मैशले को बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा ही कमाल के बंदे हो, हम लोग क्यों ना स्कूल के बाद मिले यहाँ पे। तो मैशले कहता है कि ठीक है, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैशले जो होता है क्रीम पफ बना रहा होता है और ये कहता है कि कहीं मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। मैशले अपनी मीटिंग भूल चुका होता है। फिर यहाँ पे हम उस बंदे को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। नेक्स्ट सीन में जो मैशले होता है वो यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते हैं कल तुम आए नहीं। तो मैशले बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे फिर मिलूँगा। जिसके बाद ये बंदा कहता है कि मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी बना सकता हूँ। तो मैसले यहाँ पे सारी बातें उसकी जो है मानने लग जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे वो बंदे जो है फिन को पकड़ लेते हैं
और फिन को यहाँ पे जो है टॉर्चर करने लग जाते हैं। तभी मैचले यहाँ पे आ जाता है और मैचले आते ही यहाँ पे उस बंदे के मुंह पे एक घूसा मार देता है। अब ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो टीचर होता है वो भी जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने जो उसे मारने की कोशिश कैसे करी। तभी जो मैचले होता है वो जो होता है टीचर को भी यहाँ पे जमीन में गाड़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट ही ने प्रिंसिपल फिर से मैचले को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर आया हुआ है, लेकिन मैं इसे कैंसिल करता हूँ क्योंकि तुमने उस टीचर को अच्छा सबक सिखाया और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे जो डिवाइन विजनरी है वो जो है बनोगे। मैचले कहता है कि आपका शुक्रिया। फिर तभी हम देखते कि वाइन नाम का बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि मैं तुम्हें अपनी जो टीम है उसमें जो है शामिल करना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही सभी बंदे यहाँ बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाते हैं और यहाँ मैचले कहता है कि टीम मैं तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन वाइन मानता नहीं और शामिल करता। फिर यहीं पे हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट हो चुका होता है। सभी बंदे यहाँ पे मैच को खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी सभी बंदों का ध्यान मैच के ऊपर जाता है जो उड़ भी नहीं रहा होता और सभी बंदे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तभी यहाँ पे जो वाइन होता है वो जो है नीचे आता है और ये बोलता है कि देखो तुम्हें अपने अंदर जीतने का जज्बा लाना होगा और यहाँ पे एक बास बनना होगा जो हमेशा यहाँ पे हर मुसीबत में खड़ा रहता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे मुझे जिताओगे। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आता है और इस वाइन नाम के बंदे को नीचे गिरा देता है और ये बोलता है कि अब तुम नहीं जीतने वाले। वाइन बोलता है कि मैच प्लीज़ तुम ट्राई करो यहाँ पे जो है जीतने का, मैं बस तुम्हारी ट्राई देखना चाहता हूँ। तो मैच बोलते हैं कि ठीक है। तभी हम देखते कि मैच यहाँ पे हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। असल में मैच बहुत तेज़ी से अपने पैरों को घुमा रहा होता है जिससे वो हवा में उड़ रहा होता है। फिर मैच जो होता है बॉल को ले लेता है और लगातार यहाँ पे बॉल को जो है गोल में डालता रहता है और इसी तरह ये मैच को जीता जाता है और मैच को यहाँ पे सिल्वर कॉइन मिल जाता है। तभी वाइन यहाँ पे आता है और ये बोलता है कि तुमने हमारी टीम को जिता दिया, तुम सही में बहुत ज़्यादा कमाल के बनते हो और तुम हमेशा के लिए हमारी टीम में आ गए हो। नेक्स्ट में लेमन और यहाँ पे वैन अपनी अपनी टीम में से लाए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे एक लेंस नाम का बंदा आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि यहाँ पे कुछ मज़ेदार हो रहा है। तो यहाँ मैच बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी मज़ेदार नहीं हो रहा। लेंस तभी एकदम से इन तीनों को यहाँ पे पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर मिलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लेंस से मिलने के लिए मैच आ चुका होता है और ये दोनों आमने सामने होते हैं। लेंस कहता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरे से जीत गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त और एक सिल्वर कॉइन दूंगा। ये कहते ही लेंस यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी जो मैच होता है वो जो होता है यहाँ पे नीचे से जड़ निकाल के जो लेंस होता है उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लड़ाई के दौरान जो लेंस का लॉकेट होता है वो जो होता है मैच के पास आ जाता है। लेंस बोलते हैं कि मुझे वो रॉकेट वापस करो, तो यहाँ पे मैच कहता है कि ठीक है ये लो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेंस कह रहा होता है कि मैं इसको नीचे फेंकने वाला हूँ, अगर तुम इसे पकड़ पाए तो ये तुम्हारा वरना ये मेरा। और यहाँ पे लेंस कहता है कि मैं अपनी बहन को बचाने के लिए एक हैवान भी बन सकता हूँ। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन बीमार होती है और एक बीमारी के चलते उसकी रेखाएं मिट रही होती हैं और उसके माता पिता कहते हैं कि हम इसे सरकार को सौंप देंगे, उसके बाद जिसको जो करना है वो करेगा। लेकिन लेंस कहता है कि नहीं, मैं एक डिवाइन विजनरी बनूंगा और मैं यहाँ पे इस रूल को जो है चेंज कर दूंगा। जिसके बाद वो जो होता है बोतल को नीचे फेंक देता है, लेकिन तभी मैस यहाँ पे अपने असली फॉर्म में आता है और उस बोतल को यहाँ पकड़ के ऊपर ले आता है, वो भी जो है दौड़ के। लेंस कहता है कि ठीक है अब मैं हार मानता हूँ और वो यहाँ से निकल जाता है इसको सिल्वर कॉइन दे के और उसके दोस्तों को दे के। जिसके बाद हम देखते हैं पे हम मैच को देखते हैं जो यहाँ पे कॉइन को देख रहा होता है और यहाँ पे तभी फिन को याद आता है कि वो असाइनमेंट बनाना भूल गया। तभी लेंस यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा असाइनमेंट बनाने में। नेक्स्ट सीन में ये लोग असाइनमेंट बनाने के लिए पहुँच जाते हैं और यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें सबसे पहले इसकी चीख को रोकना होगा। फिन जो होता है चीख को रोकने की जो है यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है और फिन तो यहाँ पे इसको रोक भी लेता है, लेकिन मैश इसकी साइज को ही बड़ा कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मैश होता है वो एक थप्पड़ मारता है और मूली को शांत कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे लेंस उन्हें जो है बनाकर दिखाता है कि कैसे उन्हें पोशन को बनाना है। फिर मैश भी वैसे ही बनाता है, लेकिन हम देखते हैं कि मैश क्रीम पफ बना देता है। ये देख के ये लोग बहुत ज़्यादा शौक में आ जाते हैं, लेकिन ये लोग कितने भी ट्राई कर लें मैश लास्ट में क्रीम पफ ही बनाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इनकी बाहर आने वाली क्लास हुई होती है और यहाँ पे जो मास्टर होता है ये कहता है कि आज तुम्हारी क्लास है और जिसके अंदर तुम्हें सिल्वर कॉइन बनाने का मौका मिलेगा। तभी रेड नाम का यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये बोलता है कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, तुम जो है मुझसे दूर रहो।
तभी लेमन मैश के पास आ जाती है और ये देख के रेड जो होता है पूरी तरह से पागल हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार लड़कियां तुम्हारे पास कैसे आ रही हैं और मेरे पास क्यों नहीं है। तभी टीचर यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम देख ही रहे होगे कि अगर तुम इस तरह के बिच्छू को पकड़ लेते हो और उसके सर का मणि ले आते हो तो यहाँ पे तुम्हें एक सिल्वर कॉइन मिल जाएगा। चलो जाओ अब जल्दी से। फिर ये लोग जंगल में जाते हैं लेकिन इनको पता चलता है कि यहाँ पे जो मैश है वो खो चुका है और वो जो होता है रेड को मिलता है, जिसके बाद रेड और मैश यहाँ पे लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो यहाँ पे किसी लड़के से डर के भाग रही होती है। तभी जो रेड होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को एक ही बार में यहाँ सबक सिखा देता है, जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे रेड को बोलती कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। तभी जो रेड होता है वो तो यहाँ पागल ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो लड़की असल में जो है मैजिक कर रही है। फिर वो मैश के पास आती है लेकिन वो मैश के ऊपर कितना ही मैजिक कर ले मैश को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर लड़की कहती है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है। तभी यहाँ पे वो लड़की जो होती है रेड के पास दोबारा जाती है और ये बोलती है कि मुझे एक बंदे ने पकड़ रखा है। तभी हम देखते कि वो बंदा यहाँ पे आ जाता है और रेड यहाँ पे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे इनसे जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। रेड भी जो होता है यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है लेकिन जो वाइट होता है वो जो है रेड को बहुत बुरी तरह से मार देता है। फिर यहीं पे वाइट बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे यहाँ पे 10 हमलों से बच गए तो मैं यहाँ पे इस लड़के और उस लड़की को जाने दूंगा। तो रेड बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। और फिर जो वाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और सबसे पहले वो यहाँ पे पहला हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो रेड होता है वो पहले हमले में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वाइट होता है वो लगातार रेड के ऊपर हमला करते जाता है और रेड को बोलते क्या हुआ, तुम तो मेरे यहाँ पे पहले हमले से ही ढेर हो गए। तभी जो रेड होता है वो जो होता है खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की वाइट के साथ जो है आ चुकी होती है और यहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है कि तुम कैसे बंदे हो, तुम जो है मेरे झांसे में आ गए। तभी यहाँ पे जो मैश होता है वो जो होता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर जो मैश होता है वो जो होता है उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और एक ही हमले से वो जो होता है वाइट को नीचे गिरा देता है और वाइट को पूरा जो है खूनम खून कर देता है। मैश बोलते क्या हुआ, अभी तो मैंने पहला ही हमला किया है, अभी तो मेरे 9 हमले बाकी हैं। तभी वाइट बोलता कि अगर इसने मेरे ऊपर एक और हमला भी किया तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम देखते कि एक बहुत बड़ा बिस्ट इसके पीछे आ जाता है लेकिन मैश एक ही बार में एक घूसा मार के उड़ा देता है और साथ ही एक स्टार नीचे गिरता है जिससे मैश को कॉइन मिलेंगी। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है सीधा लड़की के पास जाता है। लड़की जो होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मैश उसे यहाँ पे देखता है कि वो रो रही है। तभी जो मैश होता है उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर हम देखते कि यहाँ पे मैश जो होता है लड़की को उठा के पटक देता है और यहाँ पे लड़की हार जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मैश यहाँ पे आ जाता है अपनी टीम के पास। टीम वाले बंदे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी जो रेड होता है वो मैश से माफ़ी मांगता है। तभी यहाँ पे लेंस कहता है कि तुम्हें बाकी डोम के जो बंदे हैं उनसे जो है बच के रहना होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे कॉइन के पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अब जो है गोल्डन जो कॉइन है वो जो है आ चुका है। मैच कहता है क्या यहाँ पे और भी डोम है, तो यहाँ फिन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मैच पहली बार यहाँ पे आया होता है। सभी बंदे सिंह पकड़ के यहाँ पे जो है डोम में जा रहे होते हैं। यहाँ पे सिंह वाला मास्टर बोलता है कि मुझे पता है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो मैश का मन पड़ता है उसे पता चलता है कि इसके मन में सिर्फ जो है यहाँ पे क्रीम पफ के बारे में ही चल रहा है और ये कुछ भी बड़बड़ाने लग जाता है और ये बोलता है कि मैच जाएगा एल्डर डोम में। फिर नेक्स्ट सीन में मैच को देखते हैं जो गुम हो चुका होता है और वो दूसरे डोम के बंदों के पास पहुँच जाता है। और दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक सायोनारा। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जो अपनी माँ के साथ खुशी से रहा करता था, लेकिन एक दिन किसी दरिंदे ने उसकी माँ को मार डाला, जिसके बाद उसने तय किया कि वो दरिंदे को मार डालेगा। अब कहानी की स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो हारुटो नाम के लड़के को बोलती कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हारुटो बोलता है ठीक है, मैं भी तुमसे ही शादी करूंगा। अब इसी उम्मीद को लेके यहाँ पे हारुटो अब बड़ा हो चुका होता है और वो एक बस में बैठा होता है, लेकिन जो बस होती है उसका जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें हारुटो मर जाता है। जिसके बाद जो हारुटो की सोल होती है वो यहाँ पे
रियो नाम की एक बॉडी में रिकानेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रियो की सोल भी इसी के अंदर ही होती है। हारुतो की सोल बोलती कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो अभी मर जाना चाहिए था, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी कुछ बंदे यहाँ पे आ जाते हैं और ये रियो को देख के बोलते कि तुम अभी तक जिंदा हो, हमें लगा कि तुम बुखार के मारे अब तक मर चुके हो। जिसके बाद ये बंदे बैठ जाते हैं और यहाँ पे खाना निकाल रहे होते हैं। यहीं पे रियो देख के बोलता है क्या ये बंदे मुझे खाने के लिए देंगे, क्योंकि पूरे 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तभी एक बंदा बोलता है कि रियो तुम फटाफट बाहर चले जाओ और नहा लो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर जो रियो होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पे जो बेरिस होते हैं उनको तोड़ के खा रहा होता है और यहाँ पे ये याद करता है कि कैसे ये अपनी माँ के साथ बड़े आराम से रहा करता था। इसकी मम्मी कहा करती थी कि तुम बिल्कुल अपने जो है फादर पे गए हो। रियो कहता है कि मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और यहाँ पे मेरी मदर को उस दरिंदे ने मार डाला था, अब मुझे उसको मारना है और मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा हूँ। तभी यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आ जाती हैं और ये बोलती हैं क्या तुमने यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको देखा हुआ है। तो रियो मना कर देता है। तभी एक लड़की आगे आती है और वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ अपनी पावर को फैला देती है ताकि वो राजकुमारी के ओरा को पकड़ सके। यहीं पे हम रियो की स्पिरिचुअल पावर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा होती है और कोई भी इसको नहीं देख पा रहा होता है। यहीं पे कैस्टिलिया नाम की एक लड़की रियो को कुछ पैसे देती है और ये बोलती कि इससे तुम जो है खाना खा लेना, और इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अब रियो पैसे पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये यहाँ पे फटाफट भाग के अपने जो है घर में जा रहा होता है और जैसे यहाँ पे आता है एक बंदा रियो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इसका जो हमला होता है वो पैसे वाली पोटली पे लग जाता है जिससे पोटली टूटती है, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। तभी रियो साइड में देखता है और ये देखता है कि इस बंदे ने यहाँ पे जितने बंदे थे उन सभी को मार डाला है। फिर रियो जो होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पे जे जगा लेता है और सीधा इस बंदे से भिड़ने के लिए आ जाता है और उसको उठा के पटक देता है और जो बंदा होता है वो बेहोश हो जाता है। तभी रियो को एक आवाज आती है और रियो उस आवाज के पास जाता है और वहाँ पे एक लड़की बंदी होती है और ये लड़की वही राजकुमारी होती है जिसको वो लड़कियां ढूंढ रही थी। अब राजकुमारी अपने आसपास देखती है और ये देखती कि बहुत सारे जो बंदे हैं वो मरे हुए हैं। ये देख के राजकुमारी बेहोश हो जाती है। अब रियो राजकुमारी को बाहर लेके आता है, लेकिन यहाँ पे लड़कियों को लगता है कि रियो ने ही उस राजकुमारी को किडनैप किया है और लड़कियां उसे जो है थप्पड़ मार देती हैं। लेकिन जो रियो होता है ये बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हमें उसका नहीं पता है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि तुमने राजकुमारी को पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था, जब तक तुम यहाँ पे कैद में रहोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो को पकड़ के यहाँ पे बांधा गया होता है और यहाँ पे जो रियो होता है वो कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तभी जो चार्ल्स होता है ये बोलता है कि देखो बच्चे, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जो गलतियां हैं उनको जो है मान लो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और चार्ल्स रियो को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम राजकुमारी को देखते हैं जो यहाँ पे होश में आ जाती हैं और राजकुमारी बोलती कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। जिस पे लड़कियां कहती कि आपको एक लड़के ने किडनैप कर रखा था और वो आपको लेके बाहर भाग रहा था, लेकिन हमने जो है उसको पकड़ लिया और उसको जो है कैद खाने में डाल दिया। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि नहीं, उसी लड़के ने मेरी जो है जान बचाई है। फिर लड़कियां जल्दी से रियो के जो है पास जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम चार्ल्स को देखते हैं जिसने रियो को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार रखा होता है और ये और भी ज्यादा मार रहा होता है इसको। तभी जो लड़कियां होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये सब देख लेती हैं। जो चार्ल्स होता है वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि ये एक निर्दोष बंदे को इतना मार रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रियो जागता है और वो देखता है कि उसके सामने जो कैस्टिलिया है वो जो है बैठी होती है और रियो यहाँ पे अपनी चोटों को देखता है जो हील हो चुकी है। तो यहाँ पे कैस्टिलिया से पूछता है क्या तुमने मेरी चोटों को हील किया है, जिसपे कैस्टिलिया कहते कि हाँ। तो रियो कहता है क्या तुम मुझे जो हीलिंग मैजिक है वो सिखा सकती हो। तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहते कि तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत लो, यहाँ पे जो महाराज है वो अपनी गलती को मानते हुए तुम्हें जो रॉयल एकेडमी में भेजेंगे और तुम्हारी जो फीस है वो भी महाराज भरेंगे और तुम वहाँ पे पढ़ के बहुत सारी जो चीजें हैं उनको जो है सीख सकते हो। हीलिंग स्पेल नहीं, तुम बाकी जो स्पेल है वो भी जो है सीख सकते हो। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है महाराज के पास आ जाता है और महाराज बोलते कि हमें माफ करना क्योंकि आपने मेरी बेटी की जान बचाई थी और आपको ये सब जो है झेलना पड़ा, लेकिन इसकी भरपाई में हम आपको जो रॉयल एकेडमी है उसमें जो है भेज रहे हैं, आप उसमें रह के पढ़ाई कर सकते हो। रियो जो है महाराज को थैंक यू बोलता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को
रॉयल एकेडमी में ले आती है और कैस्टिलिया रियो से पूछती है क्या तुम्हें पढ़ना और जो लिखना है वो आता है। तो रियो बोलता है कि नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो कैस्टिलिया बोलती है कोई बात नहीं, स्कूल के बाद मैं तुमको एक्स्ट्रा क्लास दूंगी और तुमको पढ़ना और लिखना सिखा दूंगी। रियो कैस्टिलिया को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो क्लास में आ जाता है। कैस्टिलिया बोलते कि बच्चों ये जो हमारा नया स्टूडेंट है। अब रियो सभी को जो है हेलो बोलता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो रियो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं और रियो भी इस बात को समझ जाता है। फिर रियो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाता है और कैस्टिलिया पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद इनकी जो क्लास होती है वो खत्म हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जो रियो होता है वो कैस्टिलिया के पास जाता है और यहाँ पे कैस्टिलिया जो है बाहर आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दरवाजा क्यों पीट रहे हो, तुम बाहर नहीं देख सकते कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं बिजी हूँ, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता। तो यहाँ पे रियो बड़े प्यार से बोलते हैं कि हाँ मुझे पढ़ना नहीं आता। अब कैस्टिलिया को थोड़ी सी शर्म आ जाती है और ये बोलते ठीक है चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा देती हूँ। जिसके बाद रियो भी अंदर आ जाता है और यहाँ पे रियो देखते कैस्टिलिया का पूरा रूम जो होता है बिखरा होता है। कैस्टिलिया बोलती कि मुझे माफ करना, मेरा जो रूम है वो थोड़ा गंदा है, रुको मैं इसे अभी जो है साफ कर लेती हूँ। और कैस्टिलिया किताबों को उठाना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में कैस्टिलिया और रियो यहाँ पढ़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे कैस्टिलिया जो होती है रियो को कुछ सम देती है और ये उसे सोल्व कर देता है। कैस्टिलिया बोलती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है ये बोलती कि सवाल मेरे लिए पहले से ही आसान है क्योंकि मैंने ये सब कॉलेज में पढ़ रखा है। कैस्टिलिया कहते कि तुम सही में काफी कमाल के हो। रियो बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सभी जो होते हैं तलवारबाजी कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो अपने मास्टर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और रियो काफी अच्छी तलवारबाजी कर रहा होता है और ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हारुतो को पहले जो तलवारबाजी है वो जो सिखाई गई होती है उसके ग्रैंडपा द्वारा। अब इसी तरह रियो यहाँ पे इस एकेडमी में 1 साल बिता लेता है और यहीं पे रियो टेस्ट दे रहा होता है और रियो टेस्ट में भी काफी ज्यादा अच्छा कर रहा होता है। तभी जो हारुतो की स्पिरिट होती है वो यहाँ पे अपनी जो पुरानी दोस्त है उसको जो है याद कर रहा होता है और इसी लड़की ने हारुतो से वादा किया था कि वो इससे जो है शादी करेगी। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे किसकी याद आ रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो का रिजल्ट देखते हैं जो यहाँ पे टॉप मार चुका होता है। अब रियो को टॉप देख के सभी जो नॉवेल्स के बच्चे होते हैं वो गुस्सा हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर कहते कि देखो यहाँ पे मैंने 4 बच्चों को चूज किया है जो रॉयल जो कैनाइट है वो बनने के काबिल हैं और अब जो है वो आगे आएंगे और टॉप स्टूडेंट में हमारा जो रियो होता है वो भी होता है। अब रियो का नाम सुन के सही बंदे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहे होते हैं। एक लड़का बोलता है क्या ये बेवकूफ भी हमारे साथ जो है पार्टिसिपेट लेगा। तो यहाँ पे इसके मास्टर बोलते कि देखो रियो ने ये सब चीजें जो है अपनी मेहनत से कमाई है, इसलिए मैं इसे पूरा जो है मौका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो की मास्टर बोलती कि रियो वैसे तुम अब काफी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी जो हाइट है वो भी जो मुझसे बड़ी हो चुकी है। फिर कैस्टिलिया बोलती कि वैसे तुमने यहाँ पे काफी जो अच्छे नंबर है वो जो है लिए थे अपने जो है टेस्ट में और तुम एक टॉप स्टूडेंट भी बन चुके हो। फिर ये कहते कि जैसे ही मैं स्कूल का काम पूरा हो जाएगा मैं यहाँ पे कोई कैनाइट नहीं बनूंगा, मैं एक एडवेंचरर बनूंगा और यहाँ से जो है चला जाऊंगा। अब ये सुन के कैस्टिलिया जो होती है थोड़ा सा उदास हो जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, तुम यहीं पे रहो, अगर तुम चले जाओगे तो आखिरकार मुझे चाय बना के कौन देगा। लेकिन जो रियो होता है वो कैस्टिलिया की बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा होता है। अब कैस्टिलिया का मन तो नहीं होता लेकिन वो कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि रियो का जो मैच होता है वो होने वाला होता है। यहीं पे जो अनाउंसमेंट होता है ये बोलता है कि अभी जो मैच है वो स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो मैच के लिए तैयार होता है। तभी उसके साइड में जो लड़का होता है वो बोलते ही कचरे तुम कितना भी ट्राई कर लो तुम नहीं जीत पाओगे। लेकिन जो रियो होता है वो इसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो का जो मैच होता है वो चार्ल्स से हो रहा होता है। अब रियो और चार्ल्स यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। चार्ल्स जो होता है रियो पे काफी खतरनाक जो अटैक होता है वो कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है फिर भी चार्ल्स को हरा देता है। चार्ल्स बोलता है कि मुझसे जो तलवार है वो जो फिसल गई है, अभी जो है मुझे एक रीमैच चाहिए। अनाउंसमेंट करने वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने यहाँ पे इतने छोटे बच्चे पे इतने खतरनाक अटैक किए, अब हार गए हो तो यहाँ पे जो है बहाने बना रहे हो, चुपचाप से निकल जाओ और इससे माफी मांग लो।
जिसके बाद चार्ल्स होता है ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना रियो, और ये बोलने के बाद चार्ल्स गुस्से में निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स जो होता है रीस से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि मुझे उस लड़के को जो है बर्बाद करना है। रीस बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, हम लोग जो रियो है उसे जो है बर्बाद कर देंगे। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बच्चों को कह रही होती कि तुम लोग अभी अपना जो मैजिक है वो दिखाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें अपने मैजिक की जो पावर है वो कैसे बढ़ानी है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि वैसे यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको मैजिक करना नहीं आता, और ये रियो की बात कर रहा होता है। लेकिन जो रियो होता है वो इससे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में बच्चे अपने मैजिक को करके दिखाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया कहते हैं ये काफी अच्छा था, अब मेरी बारी है। फिर कैस्टिलिया अपने जो मैजिक है उसे जो है करके दिखाती है, और यहाँ बच्चे जो होते हैं मैजिक देख के काफी खुश हो जाते हैं, और रियो को भी ये सब देख के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक जगह पे खड़े होते हैं। तभी जो अल्फोंस होता है ये बोलता है कि देखो यहाँ पे हमें जो है इस जंगल से बाहर निकलना है, लेकिन टीचर ने जो रास्ता बताया है वो जो है थोड़ा लंबा है, मैं इससे छोटा रास्ता जानता हूँ, हम लोग उससे बड़े आराम से जो है निकल सकते हैं। तभी एक लड़की बोलती क्या सही में जो यहाँ पे शॉर्टकट है वो लेना ठीक रहेगा, और इस सभी को बोलती कि टीचर ने जिस रास्ते से हमें जाने को बोला है हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लड़की की कोई बात नहीं मानता, जिसकी वजह से लड़की को चुप हो जाना पड़ता है। तभी एक लड़का रियो को बोलता है कि तुम हमारा जो सामान है वो उठा लो, तो रियो बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पे जो रियो होता है वो जो होता है सामान उठा के इनके जो है पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं, तो सभी स्टूडेंट जो होते हैं अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे जो गोबलिंग्स हैं उनको जो है हरा देते हैं। और गोबलिंग्स को हराने के बाद ये सभी काफी खुश होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चल के यहाँ पे डेड एंड आ जाता है। सभी बच्चे अल्फोंसो को बोलते कि बताओ अब मैं कहाँ से जाना है। यहाँ पे अल्फोंसो कुछ बोले उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे जो गोबलिंग्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब गोबलिंग्स को देख के बच्चे जो है काफी यार डर जाते हैं, और यहाँ पे एक बच्चे का धक्का राजकुमारी को लग जाता है और राजकुमारी पहाड़ से नीचे गिर रही होती हैं। लेकिन तभी रियो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और वो राजकुमारी को ऊपर जो है रख देता है, लेकिन खुद पहाड़ के नीचे जो है गिर जाता है। अब सभी बच्चों को लगता है कि जो रियो है वो जो है मर गया है। तभी यहाँ पे एक लड़की जो होती है गोबलिंग्स के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, और जो गोबलिंग्स है वो मरने स्टार्ट हो जाते हैं, और राजकुमारी उन बंदों को हील कर रही होती है जिनको चोट लगी होती है। यहीं पर रियो सोचता है कि आखिरकार मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया। मैं ऊपर से जो है नीचे गिर रहा था, लेकिन एकदम से मैं रुक गया और यहाँ पे जो है सेफली उतर गया। यहीं पे राजकुमारी को काफी बुरा लग रहा होता है और ये बोलती कि हमें रियो को नीचे ढूंढने जाना चाहिए, लेकिन बच्चे बोलते कि नहीं वो तो मर चुका होगा इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। तभी एकदम सिंह के सामने बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है आ जाता है। मॉन्स्टर को देख के ये सभी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, जिसके बाद जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे बच्चों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब ये देख के राजकुमारी और ज्यादा डर जाती हैं। यहीं पे जो मॉन्स्टर होता है वो राजकुमारी के ऊपर हमला करने वाला होता है। राजकुमारी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन तभी जो रियो होता है वो बीच में आ जाता है और मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो होता है रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले से बच जाता है और सीधा उसकी जो मुंडी है उसे जो है काट के अलग कर देता है। तभी रियो देखता है कि यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। रियो बच्चों को देख के फटाफट यहाँ से जो है भाग जाता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में रीजर को देखते हैं जो यहाँ पे रियो को देख रहा होता है और ये बोलते हैं कि इस बच्चे में जरूर कुछ ना कुछ तो खास बात है, इसने इतने बड़े मॉन्स्टर को इतनी जल्दी हरा दिया। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि जो रियो है उसी की गलती है, उसी की वजह से ये सब हुआ है, उसे यहाँ पे देखते ही मारने का जो हुक्म जारी कर दिया जाए। जो रियो है वो जो एक देशद्रोही है। तभी नेक्स्ट सीन में हम कैस्टिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बड़ी उदास बैठी होती है और वो रियो के बारे में सोच रही होती है। तभी वो देखती कि रियो उसके साइड में आ चुका है और सीधा रियो को गले लगा लेती है और ये रियो से पूछती कि तुम ठीक तो हो ना। रियो बोलते कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे जल्दी ही यहाँ से जो है निकलना होगा। जिस पे टीचर बोलती कि बिल्कुल सही, यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है तुम्हें मारने के लिए भी ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। वैसे इसका मतलब यही है ना कि हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। तो रियो बोलते कि नहीं हम लोग मिलेंगे, अगर आप चाहें तो मुझे जो लेटर है वो जो है लिख सकती हैं, लेकिन आप लेटर के ऊपर हारुतो नाम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि लोगों को पता ना चले कि मैं अभी तक जो है जिंदा हूं। जो कैस्टिलिया होती है ये बोलती कि ठीक है मैं यही जो है करूंगी, वैसे तुम अब यहाँ से निकल के कहाँ पे जाओगे। तो रियो बोलते कि मेरी माँ की आखिरी इच्छा ये थी कि मैं अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जाऊँ,
इसलिए मैं यहाँ से निकल के अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जो है जाऊँगा और वहाँ पे जाके जो मेरे माता पिता हैं उनके बारे में पता लगाऊंगा और मैं उस बंदे के बारे में ही पता लगाऊंगा जिस बंदे ने मेरी जो है माँ को मारा है। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। कैस्टिलिया बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। रियो बोलते कि आपने पहले ही मेरी काफ़ी हेल्प कर रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बोलने के बाद जो रियो होता है वो यहाँ से निकल जाता है। यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जा रहा होता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके। तभी रियो एक टाउन में पहुँचता है और ये तय करता है कि ये कुछ समय इस टाउन में ही रहेगा और रियो यहाँ पे जो टाउन है उसके अंदर आ जाता है। फिर टाउन के अंदर रियो घूम रहा होता है, तभी यहाँ पे एक बंदा उसको बुलाता है और ये बोलता है क्या तुम नूडल्स खाना चाहोगे। तभी हारुतो की स्पीड बोलती कि जापान में मैंने काफी नूडल्स खाए हैं, लेकिन यहाँ के नूडल्स कैसे होंगे ये मुझे नहीं पता है। फिर जो रियो होता है वो उसके पास आता है। बंदा बोलते कि देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम फ्री में भी खा सकते हो एक बाउल। तो यहाँ पे रियो बोलता है कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मेरे पास जो है पैसे हैं, आप मुझे एक जो बाउल है वो दे दीजिए। फिर ये बंदा इसको एक बाउल खाने को जो है दे देता है। रियो जो होता है यहाँ पे इसको खाता है और इसको जो है बहुत ज्यादा ये जो है अच्छा लगता है। और रियो खाने के बाद बोलता है ये काफी टेस्टी है, क्या तुम मुझे मेरे सफर के लिए भी इसको जो है पैक कर सकते हो। जिसपे बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं इसे पैक कर दूं, लेकिन जब तुम आगे जाओगे तो वहाँ पे तुमको एक शॉपिंग मॉल मिलेगा, तुम वहीं से जो है इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट में जो रियो होता है वो शॉपिंग मॉल में चला जाता है। तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और रियो को घुमा रही होती है। रियो जो होता है अपने पसंद के जो सामान होता है उनको जो है ले लेता है। नेक्स्ट में रियो चाय पी रहा होता है और वो लेडी को बोलता है क्या मैं यहाँ से एक लेटर जो है लिख सकता हूँ। लेडी बोलती कि हाँ तुम यहाँ से लेटर लिख सकते हो। फिर जो हारुतो है वो कैस्टेलिया के लिए एक चिट्ठी लिखता है यहाँ पे जो है हारुतो नाम से। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक लड़की जो है गिरी होती है। तो रियो उसको उठाने जाता है तो वो लड़की सीधा रियो के ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद रियो और वो लड़की यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके जो लड़की है उसके सारे हमले को डॉज कर रहा होता है। और रियो सीधा यहाँ पे उस लड़की को पकड़ता है और उसे उठा के जो है पटक देता है और जो लड़की होती है वो जो होती है यहाँ पे नीचे गिर जाती है। फिर रियो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको बेहोश कर देता है। लेकिन तभी रियो नोटिस करता है कि उसके गले में जो गुलामों वाली चेन है वो है। तो रियो यहाँ पे अपने मैजिक से उस गुलामों वाली जो चेन है उनको जो है तोड़ देता है। फिर हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़की भी दूसरे वर्ल्ड से रिकानेट होके यहाँ पे आ गई थी, लेकिन ये एक बीस्ट गर्ल बनी थी और इस लड़की का नाम लतीफा होता है। लतीफा यहाँ पे अपने गले में चेन को नोटिस करती है जागते ही। तभी ये देखती कि यहाँ पे एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, लेकिन यहाँ पे ये इसको बिल्कुल गुलामों की तरह ही ट्रीट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में लतीफा यहाँ पे होश में आ जाती है। रियो ने उसके जो हाथ हैं उनको जो है बांध दिया होता है और रियो पूछता है कि बताओ आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश क्यों करी। लतीफा कहती है कि मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा था। रियो बोलता है किसने। फिर लतीफा कहती है कि मैं उसका नाम नहीं जानती और ये उसका हुलिया जो है बताने लग जाती है। फिर रियो कहता है ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद रियो लतीफा को जो है आजाद कर देता है और ये कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से अब जा सकती हो। अगर तुम यहाँ से साउथ की साइड में जाओगी तो वहाँ पे तुमको अपने जैसे जो बंदे हैं वो मिल जाएंगे। तभी लतीफा कहती क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि तुमने अभी तो मुझे मारने की जो है कोशिश करी, आखिरकार मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं। जिस पे लतीफा कहती कि अगर आप चाहें तो मुझे यहाँ पे ये बेड़ियाँ फिर से पहना दीजिए, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलिए। रियो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतना जो भरोसा है वो क्यों कर रही हो। जिस पे लतीफा कहती क्योंकि आज से पहले किसी ने भी मुझसे इतने प्यार से बात नहीं करी। फिर रियो कहता ठीक है तुम मेरे साथ चल सकती हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिस पे लतीफा कहती है कि मेरा नाम लतीफा है। फिर रियो और लतीफा यहाँ से जो है साथ में जाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो लतीफा के लिए एक सैंडविच जो है बनाता है और ये लतीफा को ये जो है खाने को देता है। लतीफा बोलती है क्या मैं सही में इसे खा सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने सिर्फ जो गुलामों वाला खाना है वही खाया है। तो यहाँ पे रियो कहता है कि तुम इसे खा सकती हो। लतीफा खाते वक्त काफी जहर रो रही होती है और ये बोलती कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से चल रहे होते हैं, लेकिन जो लतीफा होती है वो थक जाती है। रियो बोलते ठीक है हम लोग यहीं पे जो कैंप है वो लगा लेते हैं। यहीं पे हम कैस्टिलिया को देखते हैं जिसके पास जो रियो का लेटर है वो आ चुका होता है। कैस्टिलिया लेटर को देख के काफी खुश हो जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो यहाँ पे लतीफा के लिए जो नूडल्स होता है वो बनाता है।
लतीफ़ा को जो नूडल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं और लतीफ़ा जो यहाँ पे रियो को बोलती कि ओनी चान ये जो नूडल्स है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे सो रही होती है। यहीं पे जो रियो है वो भी इसके पास ही लेटा होता है। यहीं पे लतीफ़ा नींद में टोक्यो और मदर और फादर को जो है यहाँ पे याद कर रही होती है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो लतीफ़ा के पास आ जाता है और उसे जो है चुप कराता है और ये सोचता है क्या सही में जो लतीफ़ा है वो भी मेरी तरह यहाँ पे जो रिकानेट हुई है जो टोक्यो है वहाँ से। अभी हम रियो को देखते हैं जो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर एक जो बीस्ट होता है वो आ जाता है और वो रियो को देख के गुस्सा हो जाता है। फिर वो जो बीस्ट होती है वो यहाँ पे लड़की वाला फॉर्म ले लेती है और यहाँ पे ये लोग बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने एक बीस्ट गर्ल को जो है किडनैप कर रखा है और उसे जो है अपना गुलाम बना रखा है। और यहीं पे जो रियो होता है वो इनको समझाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी अलग होती है, इसलिए ये लोग रियो की बात को नहीं समझ पा रहे होते। ये लोग जो होते हैं रियो को यहाँ पे जो है पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रियो को लेके एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे रियो को बेड़ियों से जो है बांध रखा होता है और ये लोग कहते हैं कि गुलाम तुम जो है चुप हो जाओ, हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। रियो बोलते कि तुम लोग गलत समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये लोग रियो की कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और साथ ही इनको जो भाषा है वो समझ नहीं आ रही होती। तभी जो लतीफ़ा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और सीधा रियो के गले लग जाती है। लड़कियां बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, इसने तुम्हें जो है किडनैप कर रखा था। लतीफ़ा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इन्होंने मेरी जो हेल्प की है। यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे किडनैप कर रखा था इसने जो है वहाँ से मुझे छुड़ाया था और ये जो है मेरे बड़े भाई हैं। तभी जो इनकी लीडर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोगों से काफी बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पे लड़कियां बोलती कि प्लीज हमें जो है माफ कर दीजिएगा हमारी जो है इस गलती के लिए। और जो यहाँ पे लेडी होती हैं ये बोलती कि प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिएगा और आज रात आप यहीं पे जो है रुक जाइए। फिर नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो लेडी होती है वो यहाँ पे रियो को लेके आती है। रियो देखता है कि यहाँ पे चारों तरफ जो बीस्ट है वही जो है रहते हैं। फिर लेडी जो है रियो को लेके ऊपर जाती है और यहाँ पे एक ड्राफ्टमैन और एक जो एल्फ होते हैं वो भी होते हैं। फिर जो लेडी होती है वो सारी बातों को बताती है। यहीं पे ये लोग बोलते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोगों से यहाँ पे जो है गलती हो गई। तभी यहाँ पे छोटा वाला ड्राफ्टमैन होता है, ये बोलता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तो यहाँ पे एल्फ बोलता है कि असल में हमसे एक गलती हो गई है, हम लोग इसे गलती से यहाँ पकड़ के ले आए थे। तो ड्राफ्टमैन बोलते कि प्लीज आप हमें माफ कर दीजिएगा और माफी के बदले में आप कोई लड़की को पिक कर सकते हो यहाँ से। रियो बोलते कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ड्राफ्टमैन बोलते कि तुम तो गुड बॉय हो। तभी जो स्पिरिट ऑफ अर्थ होती है वो आ जाती है और ये बोलते कि तुम्हें मैंने फाइनली ढूंढ लिया। रियो बोलता है कि आखिरकार ढूंढ लिया, इससे आपका क्या मतलब है। तो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ अर्थ बोलती है तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है। तो यहाँ पे रियो कहता है क्या मेरे पास स्पिरिचुअल पावर है। अर्थ बोलती है क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसी लड़की है जो यहाँ पे सो रही है। जिसपे ये बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे हैं वो कहा करते थे कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो आखिरकार मेरे पास ये पावर कैसे हो सकती है क्योंकि मैं कोई नोबल नहीं। तो अर्थ बोलते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जो बीस्ट मैन होते हैं ये बोलते क्या सही में इसके पास स्पिरिचुअल पावर है। तो अर्थ बोलती कि हाँ इसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसके पास इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि मुझे जो स्पिरिचुअल पावर है ये जो बाहर से भी महसूस हो रही थी और मैं यहाँ पे इसको देखने के लिए आई हूँ फैसली। अब ये सुन के सभी जो बंदे होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे लतीफ़ा होती है वो जो होती है पूरी जगह को दिखा रही होती है और ये बोलती है कि ये जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी है ना। रियो बोलता है कि अगर तुम्हें ये जगह अच्छी लगी तो इसका मतलब ये जगह बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बाहर के जो नज़ारे होते हैं उनको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक लड़की बोलती कि हम भी आपके साथ रहेंगे, कहीं आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। तभी यहाँ पे ओल्ड लेडी आ जाती हैं और यहाँ पे ये रियो को बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हमारे पास कोई जगह कम है, इसलिए ये लड़कियाँ आपके साथ ही रहेंगी, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियो बोलते कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे लेडी बोलती कल हमारा एक जो फेस्टिवल है, आपको जो वहाँ पे जरूर आना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इनके फेस्टिवल को सीन को देखते हैं। ये फेस्टिवल यहाँ पे जो अर्थ स्पिरिट है उसको जो शुक्रिया अदा करने के लिए जो मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम रीज को देखते हैं जो यहाँ पे
ड्रैगन की जो गुफा है उसके अंदर आ जाता है और यहाँ से जो अंडे हैं उनको जो है चुरा रहा होता है। तभी जो बंदा इसके साथ आया होता है ये बोलते क्या ये सही रहेगा। रीस बोलते कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, ये जो मेरे प्लान का हिस्सा है और ये बिल्कुल सेफ है। यहीं पे जो रियो होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है पार्टी के अंदर, लेकिन सारी जो लड़कियां होती हैं वो रियो से ही चिपकी होती हैं और ये बोलती कि तुम हमेशा जो लतीफा है उसी पे ज्यादा ध्यान देते हो, तुम तो हमारे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तभी लतीफा बोलती कि ये मेरे बड़े भैया हैं तो आखिरकार ये मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं देंगे। यहीं पे जो बेचारा रियो होता है वो कह रहा होता है कि आखिरकार मैं ये कहाँ पे फंस गया। तभी जो ओल्ड लेडी होती हैं वो आ जाती हैं। अब ओल्ड लेडी को देख के सारी जो लड़कियां होती है वो यहाँ से भाग जाती है। ओल्ड लेडी बोलती कि जरूर तुम पार्टी को एंजॉय कर रहे होगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ। ओल्ड लेडी बोलती क्या तुमने लतीफा को उसके बारे में बता दिया। तो रियो बोलते कि नहीं मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार मैं उसके बारे में लतीफा को कैसे बताऊं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रीस होता है वो अपने बंदे के साथ यहाँ पे खड़ा होता है और तभी यहाँ पे रीस अपने बंदे को एक गोली देता है और ये बोलता है कि जब भी तुम खतरे में होगे तो ये जो गोली है ये जो है तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर जो बंदा होता है वो गोली को लेता है और यहाँ पे जो है खा जाता है। तभी हम देखते कि बहुत सारे जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी गुफा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो लतीफा को लेके यहाँ पे जो है जंगल में आया होता है। लतीफा बोलती कि वैसे आप एकदम से मुझे लेके यहाँ पे क्यों आ गए। रियो बोलता है कुछ नहीं, वैसे तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इस जगह पे मजा आ रहा है। तो यहाँ पे लतीफा बोलती कि हाँ मुझे इस जगह पे काफी मजा आ रहा है। तो रियो बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, क्या तुम यहीं पे रह सकती हो। तो लतीफा बोलती कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूंगी। रियो बोलते कि नहीं मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अब ये सुन के जो लतीफा होती है वो गुस्सा हो जाती है और सीधा जंगल में जो है भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो ओल्ड मैन होते हैं ये बता रहे होते कि हमें जो ड्रैगन है उसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस हुई है, जाके चेक करो कि आखिरकार ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर जो ड्रैगन है वो गाँव के पास आ गए तो जो पूरा गांव है वो तबाह हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रीस होता है वो गुफा में आ जाता है और यहाँ पे आके जो ड्रैगन की अंडे होते हैं उनके ऊपर टेलीपोर्शन जो मैजिक होता है उसे इस्तेमाल कर रहा होता है और उनके जो अंडे हैं उनको जो है गायब कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे ढूंढ रही होती हैं कि आखिरकार जो ड्रैगन है वो हमारे गांव में क्यों आ रहा है। और वो ढूंढते ढूंढते एक बंदे के पास पहुंच जाती हैं जिसके पास ड्रैगन का अंडा होता है। बंदा बोलता है कि दूर हट जाओ और यहाँ पे ये लोग कुछ करें उससे पहले जो बंदा होता है वो एक ड्रैगन के ऊपर बैठता है और उड़ जाता है। ये लोग हमला करते हैं लेकिन वो हमला उसको नहीं लगता है। यहीं पे जिस ड्रैगन का वो अंडा होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और ड्रैगन सीधा उस बंदे के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम रीस को देखते हैं जो उस गोली को यहाँ पे तोड़ देता है और ये बोलता है कि तुम्हारा जो काम है वो खत्म हो गया। गोली तोड़ते ही वो बंदा मर जाता है और वो बंदा नीचे गिर जाता है। अब नीचे आके यहाँ पे जो अंडा होता है वो भी टूट जाता है। तभी ड्रैगन जो है गुस्सा हो जाता है और लतीफा के ऊपर ही हमला जो है कर देता है और लतीफा काफी दूर गिरती है। तभी यहाँ पे एक लड़की उसके सामने आ जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो मैं संभाल लूंगी। और लड़की सीधा यहाँ पे ड्रैगन के ऊपर हमला करती है लेकिन ड्रैगन लड़की को जो है दूर फेंक देता है और यहाँ पे लड़की पेड़ से टकरा जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना मैं इसे नहीं संभाल सकती। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और लतीफा को बचा लेता है और ये बोलते कि मुझे माफ करना मैं लेट हो गया, अब तुम यहीं पे रुको मैं उसे संभाल लेती हूँ। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सीधा ड्रैगन से लड़ाई करने के लिए आ जाता है और यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपनी स्पेल से हमला करता है और एक ही बार में जो ड्रैगन होता है उसे जो है खत्म कर देता है। तभी जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं और ये यहाँ पे बोलती कमाल है तुमने यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको हरा दिया। तो यहाँ पे बीस्ट गर्ल बोलती कि मैंने इसे नहीं हराया, इसे जो है रियो ने हराया है। अब ये सुन के जो लड़कियां होती हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाती हैं और ये बोलती क्या आपने इतने बड़े जो ड्रैगन है उसको जो है अकेले हरा दिया। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो रियो होता है वो लतीफा को समझा रहा होता है कि मुझे मेरे जो होम टाउन जाना है इसलिए प्लीज तुम यहीं पे जो है रहना। तो लतीफा कहती है ठीक है। फिर ये बोलते कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मैं भी असल में जो जापान है वहीं से जो है रिकनेक्ट होके यहाँ पे जो है आया हूँ। अब ये सुन के लतीफा समझ जाती कि रियो को सब कुछ पहले से ही पता था। फिर लतीफा रियो को बोलती कि आप वापस आएंगे ना। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। तो लतीफा रियो को बोलती कि आप अपना जो है ख्याल रखना। रियो बोलता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को विलेजर्स बहुत सारा जो सामान होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे रियो बोलते हैं कि आखिरकार मैं इतना सामान को ले कैसे जाऊंगा। तभी एल्फ बोलते कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ और ये यहाँ पे रियो को
एक जो होता है ब्रेसलेट देता है और ये रियो को बोलते हैं कि ये जो एक मैजिकल ब्रेसलेट है और इसके अंदर जितना चाहो उतना जो सामान है वो जो है तुम भर सकते हो। ये सुन के जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और वो एल्फ को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो अपना जो मैजिक होता है उसका इस्तेमाल करता है और सामान को जो ब्रेसलेट होता है उसके अंदर जो भर लेता है और सभी को बाय बोल के वो बहुत तेजी से अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से जो है निकल जाता है। और नेक्स्ट सीन में यहीं पे हम रियो को देखते हैं जो अपने होम टाउन में पहुंच जाता है और रियो पहुंच के यहाँ पे बोलता है कि वैसे इस गांव का जो लीडर है वो कौन है। तभी एक लड़की बोलती कि चलिए मैं आपको ले चलती हूँ क्योंकि मैं उनकी जो है पोती हूँ। जिसके बाद रियो इसके साथ यहाँ पे जो है आ जाता है और तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और ये बोलती कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। जिस पे रियो बोलते कि मैं अपने माता पिता के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि जब भी तुम्हें मौका मिले तुम अपने जो होम टाउन है वहाँ पे जरूर जाना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस पे लीडर बोलती है ठीक है आ जाओ अंदर। और जिसके बाद यहाँ पे आके ये लोग जो है बैठ जाते हैं और यहीं पे जो ओल्ड लेडी होती है ये बोलते ठीक है तुम अपने जो माता पिता हैं उनका नाम बताओ। तभी रियो बोलते कि उनका नाम आडे आमी है। ये सुनने के बाद जो ओल्ड लेडी होती है वो इन दोनों लड़कियों को बोलती कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे यहाँ पे इससे जो अकेले में बात करनी है। फिर जो लड़कियां होती हैं वो चली जाती हैं। यहीं पे लेडी बोलती कि वैसे तुम जो मेरे पोते हो, तुम्हारे जो पिता हैं वो मेरे बेटे थे और अभी जो लड़कियां गई हैं उनमें से एक लड़की तुम्हारी जो है बहन है और बहुत समय पहले जो तुम्हारे पिता थे वो इस गांव को छोड़ के चले गए थे। ग्रैनी कहते कि चलो मेरे साथ चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो को लेके जो ग्रैनी होती है वो उसके माता पिता के जो कब्र होता है उनके जो पास आ जाती है। यहीं पे जो रियो होता है वो हाथ जोड़ के प्रेयर कर रहा होता है और ये बोलता है कि पिताजी और माताजी फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, आपकी जो इच्छा थी मैंने जो उसे पूरा कर दिया। तभी जो ग्रैनी होती है ये बोलती कि वैसे तुम इतनी दूर आए हो, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन तो रुकना होगा। अब रियो यहाँ पे दादी की बात को कैसे मना कर सकता है और ये बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। और साथ ही रियो बहुत खुश होता है कि उस जैसी अनाथ की यहाँ पे जो है कोई फैमिली है और यहाँ पे जो दादी होती है वो भी जो है चली जाती है। अब रियो समझ जाता है कि आखिरकार उसकी माँ ने उसको यहाँ पे आने को क्यों कहा था। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि जो रियो होता है वो यहाँ पे सो के उठा होता है और रियो यहाँ पे अपनी ग्रैंड माँ को और जो उसकी बहन सोई होती है उसको जो है गुड मॉर्निंग विश करता है और साथ ही रियो इनके लिए जो खाना होता है उसको भी जो है बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहीं पे जो लड़का इसका खाना खा रहा होता है वो इसका भाई होता है और इसे ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। और खाना खाने के बाद शिन होता है वो यहाँ पे लेटा होता है। तभी जो ग्रैंड माँ होती है वो यहाँ पे आ जाती है और शिन को बोलती कि तुम रियो को जो शिकार है उस पर जो है ले जाओ। तभी शिन बोलते हैं कि आपको सही में लगता है कि जो रियो है उसे जो है शिकार करना आता होगा क्योंकि वो अभी भी यहाँ पे आया है। जिस पे ग्रैंडमा बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, वो जो करवेंजर रह चुका है तो उसे पक्का शिकार करना आता ही होगा। फिर शिन कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो होता है वो यहाँ पे शिकार कर रहा होता है और ये बहुत सारा शिकार कर देता है और यहीं पे एक बंदा जो इनके साथ आया होता है ये बोलते कि तुम तो काफी अच्छा शिकार कर लेते हो। यहीं पे जो सीन है उसको काफी जलन हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे जो रियो है वो सभी कामों में अच्छा है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो एक बाथटब बना के यहाँ पे रिलैक्स कर रहा होता है। तभी जो रियो होता है वो बाहर आता है तो यहाँ पे रूरा खड़ी होती है। रूरा बोलती है क्या ये बाथटब तुमने बनाया है? तो रियो बोलता है कि हाँ ये बाथटब मैंने बनाया है। तभी यहाँ पे शिन आ जाता है और ये बोलता है कि तुम जल्दी करो और इस बाथटब को यहाँ से जो हटा दो, ये जो काफी ज्यादा जगह घेर रहा है। तभी यहाँ पे जो रूरा होती है ये बोलती कि नहीं ये कोई जगह नहीं घेर रहा और ये बाथटब यहीं पे रहेगा और ये शिन को जीप चढ़ाने लग जाती है। यहाँ तक कि जो शिन की बहन होती है ये बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा रूरा ने, यहाँ पे ये जो बाथटब है ये यहीं पे रहेगा, ये कोई जगह नहीं घेर रहा। अब ये सुन के जो शिन होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और ये बोलते कि मेरी अपनी बहन ही मेरे जो खिलाफ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में हम रियो को देखते हैं जो अपनी ग्रैंडमा के साथ खड़ा होता है। रियो की ग्रैंडमा बोलती कि तुम जो अनाज है उनकी देखभाल करने वाले बन जाओ। रियो बोलते क्या मैं इस जिम्मेदारी को यहाँ पे उठा पाऊंगा? जिस पे इसकी ग्रैंडमा बोलती कि हाँ बिल्कुल तुम इस जिम्मेदारी को बड़े आराम से उठा लोगे। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक लड़का शिन की बहन को यहाँ पे छेड़ रहा होता है।
तभी जो शीन होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि उसे परेशान करना बंद करो। तो ये लड़का शीन को गले से पकड़ लेता है। तभी यहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और ये बोलती है कि इनको परेशान करना बंद करो, और ये लड़का यहाँ पे चला जाता है। ग्रैनी बोलती है कि इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शीन बोलते है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी जो बहन है उसकी रक्षा नहीं कर पाया। जिसपे ग्रैनी बोलती है कोई बात नहीं, और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अनाज लेने के लिए जो सिपाही होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब सिन जो होता है उनको अनाजों के बारे में जो है समझा रहा होता है। सिपाही जो होते हैं अनाज को देखते हैं और यहाँ पे उठा रहे होते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिन की बहन और रीरू दोनों सो रही होती हैं। तभी वो लड़का यहाँ पे आ जाता है और सीधा रीरू के ऊपर हमला करता है। तभी शिन की बहन उसे देख लेती है और चीखने लग जाती है। तभी जो रियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और उस बंदे को देख के उसे अपने माँ के जो हत्यारे है उसकी जो याद आने लग जाती है, और ये सोचते ही ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बंदे को ले जाके यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी शिन आ जाता है और ये बोलता है कि ठीक है अब बहुत हुआ, हम इसे जो है यहाँ पे सैनिक के हवाले कर देंगे। अब शिन की आवाज सुन के जो रियो है वो एकदम से शांत हो जाता है और यहाँ से चुपचाप से चला जाता है और बाहर जाके ये सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। और इसको शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पे उस बंदे को जो है खत्म करना होगा जिसने मेरी माँ को यहाँ पे मारा है, क्योंकि उसके बाद ही मेरा जो गुस्सा है वो जो है शांत होगा, वरना मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। फिर यहीं पे हम देखते हैं कि उन बंदों को पकड़ के यहाँ पे जो है जेल के लिए ले जाया जा रहा होता है, और साथ ही जो ग्रैनी होती है वो यहाँ पे एक बंदे को बोलते कि तुम इस लेटर को अपने जो है पिता को दे देना, और ये लेटर बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए तुम प्लीज अपने जो है हाथ से ही देना। तो बंदा बोलता है ठीक है मैं अपने पिता को ये लेटर दे दूंगा, और जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग गांव से जो है बाहर आ जाते हैं, और यहीं पे जो शिन होता है और जो रियो होता है वो बैठ के एक होटल में खाना खा रहे होते हैं, और शिन के साइड में जो उसके पिता होते हैं वो भी जो होते हैं यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो जो होता है नूडल्स को खा रहा होता है, और ये बोलता है कि ये नूडल्स तो बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के बाद बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे सायोरी और जो रियो होते हैं वो मार्केट के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी सायोरी को यहाँ पे एक पिन जो है पसंद आ जाती है, तो यहाँ पे जो रियो होता है वो सायोरी को वो पिन खरीद के दे देता है। सायोरी को पिन काफी अच्छी लगती है, दुकानदार भी बोलती कि हाँ ये जो पिन है ये आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा जो होता है एक लड़की को पकड़ा हुआ होता है, और यहीं पे रियो आता है उस बंदे को पटक देता है, और यहाँ पे जो लड़की है उसको बचा लेता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है, रियो कहता है कि ये लो तुम्हारी राजकुमारी, और वहाँ पे जो रियो होता है वो जल्दी से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसे ग्रैनी ने एक लेटर दिया होता है। वो अपने डैड के पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ जो ग्रैनी है उन्होंने लेटर दिया है, और वो कह रही थी कि ये लेटर बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप जो इस लेटर को पढ़ लीजिए। जिसके बाद यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये लेटर को ले लेता है, और ये बोलता है कि मुझे जल्दी से जो रियो है उसके पास ले चलो, मुझे उससे जरूरी काम है। यहीं पे जो लड़का होता है ये बोलता है ठीक है मैं अभी आपको रियो के पास ले चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों ही रियो के पास आ जाते हैं और ये रियो को बोलते कि प्लीज आप जो हमारे साथ चलिए। फिर जो रियो होता है वो यहाँ पे बैठा होता है, और यहाँ पे ये बंदे बोलते कि असल में जो तुम्हारी मम्मी है और हम लोग तुम्हारे नाना और नानी हैं। जिसके बाद ये लोग बताते हैं कि जो तुम्हारे पिता थे वो यहाँ के बहुत ज्यादा बहादुर जो सैनिक थे वो थे, तुम्हारे पिता को हराना लगभग नामुमकिन था। यहाँ पे सभी बंदे उनकी जो है बहुत ज्यादा तारीफ किया करते थे, लेकिन एक दिन तुम्हारे पिता को एक काम दिया गया तुम्हारी मोम की देखभाल करने के लिए, और तुम्हारे पिता और तुम्हारी मोम दोनों ही यहाँ पे धीरे धीरे करीब आते गए और उन दोनों को प्यार हो गया। लेकिन एक दिन एक जो रोयल सभा चल रही थी और वहीं पे एक बंदा तुम्हारी माँ को जो पसंद कर गया था, जिसके बाद तुम्हारे माँ बाप बहुत ज्यादा दुखी हुए, और यहाँ पे वो दोनों ने तय किया कि वो लोग भाग के शादी करेंगे, क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे वो कोई रॉयल खानदान से बिलोंग नहीं करते थे। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे जो भाग के जो शादी है वो करने का जो है डिसीजन लिया। फिर रियो यहाँ बताता है कि असल में जब मैं छोटा था तभी मेरे जो पिता है वो मर चुके थे और मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था। हम लोग काफी खुश थे, लेकिन एक दिन मेरे पिता के जो दोस्त है वो आ गए, और यहाँ पे जो मेरी माँ है उसी दिन यह बाहर गई थी और मैं अकेले ही घर में अपना जो काम है वो कर रहा था, और मेरी माँ के बाहर जाते ही वो बंदा अंदर आ गया और जबरदस्ती
मुझे यहाँ पे कुछ पिला दिया, जिसके बाद मेरी जो बॉडी है वो सुन्न हो गई और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। और मैंने देखा कि उस बंदे ने मेरी माँ के हाथ पकड़े और यहाँ पे मेरी माँ को जान से जो है मार दिया। और उस दवाई की वजह से मैं पूरी तरह से जो बेहोश है वो हो गया था। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक कचरे के सामने खड़ा था। लेकिन मेरी जो परेशानी है वो ज्यादा दिन तक नहीं रही। मैंने यहाँ पे एक राजकुमारी को बचा लिया और जिसके बाद जो यहाँ पे महाराज है उन्होंने मुझे रॉयल जो अकेडमी है वहाँ भेज दिया। बंदर को मैं पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने जो है पढ़ाई करी। अब ये सब सुनने के बाद इसके नाना नानी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और यहाँ पे समझ जाते हैं कि जब तक ये उस बंदे को नहीं मारेगा, जब तक ये शांत नहीं होगा और इसे रोकने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और ये बोलते कि हमें पता है कि अगर हम तुम्हें रोकना चाहे तुम रुकोगे नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक जो है बंदे से फाइटिंग करो और ये बंदा तुम्हारे जो है पिता के लेवल का ही है। और जिसके बाद हम उसी बंदे को देखते हैं और इसी की बंदे की बेटी को यहाँ पे जो रियो है उसने जो है बचाया था। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ये लोग तलवारबाजी करने के लिए यहाँ पे जो है तैयार हो जाते हैं और इनकी तलवारबाजी जो है स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे ये बंदा लगातार रियो के ऊपर हमला कर रहा होता है और साथ ही जो रियो है वो भी जो है इसको बराबर की टक्कर दे रहा होता है। फिर ये बंदा अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। फिर जो रियो होता है वो भी अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और फाइनली इस बंदे को हराने में ये कामयाब हो जाता है। और रियो की ये पावर देख के इसके जो नाना नानी होते हैं और जो बाकी सारे बंदे होते हैं वो काफी हद चौंक जाते हैं। और रियो बोलते कि उम्मीद है कि आपने मेरी जो पावर है उसको जो है देख लिया होगा। इसके नाना ने बोलते कि हाँ, हमने जो है तुम्हारी पावर को देख लिया, वैसे तुम कहाँ पर रुके हो। जिस पे रियो बोलते कि मैं अपनी जो दादी है उसके जो है घर पे रुका हूँ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं वापस चला जाऊंगा। फिर इसके नाना ने बोलते कि तुम जब भी चाहो यहाँ पे जो है आ सकती हो, ये भी जो है तुम्हारा घर है। रियो बोलता ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर यहाँ पे रियो जो होता है चला जाता है अपनी जो है दादी के पास और यहीं पे रियो कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस बंदे को मार के रहूंगा। यहीं पे हम देखते कि जो ग्रैनी होती है वो यहाँ पे रियो को बता रही होती कि जो रियो है वो असल में एक रॉयल फैमिली से जो है बिलोंग करता है। तो रियो बोलती कि मुझे पता है कि आप जो है मजाक कर रही हैं, जिस पे रियो बोलते कि नहीं, वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही। ये सुन के रियो जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे कितनी ज्यादा बदतमीजी से बात करी। जिस पे रियो बोलते कि तुम रुक जाओ, वैसे भी मेरी जो माँ थी वो रॉयल फैमिली से थी, मैं नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग पहले भी भाई बहन थे और अभी भी जो है भाई बहन ही है। जिस पे रियो बोलती कि वैसे तुम काफी अच्छे हो, जिस पे रियो बोलते कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छी हो। अब इसी तरह रियो के 6-7 जो महीने होते हैं वो यहाँ पे बीत जाते हैं और यहाँ पे जो रियो होता है वो सभी कामों में इनकी जो हेल्प भी करवा रहा होता है। इन सभी को यहाँ पे नए नए जो चीजें हैं उनको उगाना भी सिखा रहा होता है। सभी बंदे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी जो रियो होता है सायो के पास आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे जैसे ही क्रॉप जो फेस्टिवल है वो खत्म होगा, मैं भी जो है यहाँ से चला जाऊंगा। अब ये सुन के जो सायो होती है वो यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। रियो बोलते है क्या हुआ? सायो बोलती है कुछ नहीं, मेरी आंख में जो यहाँ पे कचरा है वो यह चला गया है। तभी यहाँ पे जो रिरू होती है वो भी आ जाती है और ये बोलती है क्या हुआ? सायो बोलती है कुछ नहीं, मेरी आंख में कचरा चला गया था इसलिए यहाँ पे आंसू निकल आए। फिर जो सायो होती है वो यहाँ पे घर में आ जाती है और यहाँ पे आके रो रही होती है। तभी शिन उसके पास आता है और ये बोलते है क्या हुआ? सायो बोलती कुछ नहीं, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। शिन बोलते कि तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम खाना बना सको, बताओ मुझे क्या हुआ? क्या यहाँ पे जो रियो है उसने कुछ कहा? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं जाके जो रियो है उसी से पूछ लूंगा। तब जो सायो है उसके पास आती है और ये बोलती कि वो क्रॉप फेस्टिवल खत्म होने के बाद ही यहाँ से चला जाएगा। यहीं पे जो सीन होता है वो सारी बातों को समझ जाता है और सीधा जो रियो होता है उसी के पास पहुंच जाता है और ये रियो से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज तुम मुझे इस विलेज को छोड़ के मत जाओ। तभी यहाँ पे जो सायो होती है वो आ जाती है और ये बोलती प्लीज सिन को जो है इसके लिए माफ कर देना और इस सिन को यहाँ से जो है ले जाती है। नेक्स्ट में जो सायो होती है वो स्पिरिचुअल पावर की प्रैक्टिस कर रही होती है क्योंकि इससे भी यहाँ पे जो रियो है उसके साथ जाना है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही होती है। फाइनली क्रॉप फेस्टिवल का दिन भी आ जाता है। यहाँ पे जो सायो होती है वो बहुत ज्यादा ही उदास होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे। वो यहाँ पे जो रियो है उसी को जो है देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका जो फेस्टिवल होता है वो भी जो होता है स्टार्ट हो जाता है। फेस्टिवल के अंदर सभी बंदे जो होते हैं एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे सायो की जो मॉम होती है ये बोलती कि तुमने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, मेरी जो बेटी है उसको जो बचा के। तभी सायो होती है वो रियो के पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे जो है कुछ पर्सनल बात करनी है। रियो सायो की मॉम को बोलते कि मैं अभी आता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों
यहाँ पे खड़े होते हैं और यहाँ पे जो सायो होती है ये बोलती कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सफ़र में चलना चाहती हूँ और तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं भी जो हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ जो है ले जाओ। तो यहाँ पे जो रियो होता है ये बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे माफ़ करना है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब ये सुनने के बाद जो सायो होती है वो बहुत ज़्यादा ही रोना शुरू कर देती है और साथ ही रियो इसके प्यार को ही मना कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे सायो अपने मन में कहती कि आखिरकार जो रियो है उसने ऐसा क्यों कहा। अब बेचारी सायो का पूरा जो दिल होता है वो टूट जाता है और नेक्स्ट सीन में हम सिन को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के इनकी जो बातें हैं उसको जो है सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो यहाँ से जा रहा होता है रात के अंधेरे में ताकि किसी को इससे जो है कोई परेशानी ना हो। तभी इसकी ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम अभी आओगे। तो यहाँ पे रियो बोलता है कि अगर आप चाहते हो तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो रिरू बोलती कि हाँ तुम वापस आ सकते हो, ये तुम्हारा भी घर है। ग्रैंडमा कहती कि रिरू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम वापस आ सकते हो, ये घर तुम्हारा भी है। फिर जो रियो होता है ये बोलता है ठीक है फिर तो मैं जरूर वापस आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम सायो को देखते हैं जो यहाँ पे रियो का इंतजार कर रही होती है और तभी हम पास्ट के सीन को देखते हैं। यहीं पे सायो के जो डैड होते हैं वो सायो से पूछते हैं क्या तुम रियो से प्यार करती हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं रियो से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर सायो के डैड जो होते हैं रियो के बारे में कुछ बताते हैं लेकिन हमें वो बात बताई नहीं जाती है। नेक्स्ट सीन में जो सायो होती है वो रियो के पास खड़ी होती है और यहाँ पे रियो बोलते है कि तुम मुझे माफ कर देना। सायो बोलती कोई बात नहीं। फिर सायो बोलती क्या तुम कभी वापस आओगे। तो यहाँ पे रियो बोलते कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा और फिर इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और यहाँ पे रियो जो है चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा लताफा के पास जाता है। यहाँ पे लताफा रियो को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो सभी के साथ यहाँ पे जो खाना होता है वो खा रहा होता है और सभी लोग बोलते हैं कि तुम वापस आए, हमें काफी अच्छा लगा। फिर रियो यहाँ पे लताफा को बताता है कि मेरी भी एक जो है फैमिली है यहाँ पे। लताफा ये सुन के काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है कि मुझे मिलना है उनसे। रियो बोलते कि मैं जरूर तुमसे मिलवाऊंगा। फिर यहीं पे ये लोग खाना जो है खा रहे होते हैं। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक लड़की सुबह सुबह रियो के रूम में आती है और वो देख के ये सब चौंक जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है। जिस पे रियो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे लड़की कहती कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, यहाँ तक कि मुझे मेरा नाम भी पता नहीं है। फिर रियो बोलते कि हमें इसे जो बड़े बंदे हैं उनके पास जो ले जाना चाहिए। फिर यहाँ पे रियो बोलता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। जिसपे यहाँ पे लड़की बोलती कि मुझे नहीं पता है। फिर रियो कहता है ठीक है तुम्हारा नाम आज से आयशा है। अब आयशा अपना नाम सुन के काफी खुश होती है। जिसके बाद ये लोग आयशा को लेके यहाँ पे जो स्पिरिट होते हैं उसके पास ले आते हैं और सभी बंदे आयशा के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आर्ट स्पिरिट आ जाती है और ये बोलती कि अच्छा तुम्हारा जो ओरा है वो मुझे बाहर से महसूस हो रहा है, तुम काफी तगड़ी स्पिरिट हो। फिर आर्ट स्पिरिट आती है और आयशा से पूछती कि वैसे तुम यहाँ पे कौन कौन से जो एलिमेंट है उनको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आयशा बोलती कि मैं सारे एलिमेंट को इस्तेमाल कर सकती हूँ। और साथ ही जो स्पिरिट होती है ये बोलती कि मैं यहाँ पे जो हारूटो है उसकी वजह से आई हूँ। अब यहाँ पे सही बंदे हारूटो का नाम सुन के चौंक जाते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो सारी बातों को बता देता है और ये बोलते हैं कि मेरे अंदर 2 स्पिरिट रहती हैं। तो यहाँ पे बंदे सोचते हैं कि आखिरकार एक इंसान के अंदर 2 जो स्पिरिट है वो कैसे रह सकती हैं। जिस पे रियो बोलते कि वैसे इसके बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो दूसरी स्पिरिट है उसका नाम जो है हारूटो है और शायद ही उसकी वजह से यहाँ पे जो है आ चुकी है और कई बार मैंने सपनों में देखा है ये जो मेरे अंदर ही रहती है। फिर नेक्स्ट सीन में स्पिरिट की पावर चेक करने के लिए इन दोनों का जो मैच है उसे जो है करवाया जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों का जो मैच होता है वो चालू हो जाता है और स्टार्टिंग में तो ये दोनों ही यहाँ पे हाथ से लड़ रहे होते हैं और इन दोनों की जो फाइटिंग होती है वो कमाल की होती है। लेकिन जैसे जैसे फाइटिंग आगे बढ़ती है ये लोग अपनी अपनी जो पावर है उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी पावर को देख के जो बंदे होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और यहाँ पे इनकी पावर से ये लगभग उड़ने वाले होते हैं। तो ये लोग मैच को रोक देते हैं और ये लोग बोलते कि अगर तुमने ज्यादा किया तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा जो विलेज है वो भी उड़ जाए। फिर नेक्स्ट सीन में आयशा की आने खुशी में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। यहीं पे जो आयशा है वो भी जो यहाँ पे इनका जो काम होता है वो जो होती है करवा रही होती है और इसे भी काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ड्राफ्टमैन कहते हैं कि मैंने आपके लिए जो अलग से घर है ये बनवा रखा है और आप लोग इसमें जो आराम से रह सकते हो। अब घर के लिए जो रियो होता है वो ड्राफ्टमैन को शुक्रिया अदा करता है। सभी के जाने के बाद एक बीस्ट गर्ल बोलती कि वैसे आपको जो यहाँ पे लतीफा है उससे जो है बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि आप जल्दी ही अभी जाने वाले हो। यहीं पे जो रियो होता है ये बोलते कि वैसे आप जो है बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में रियो बात ले रहा होता है और ये सोचता है कि आखिरकार मैं लतीफा से अकेले में बात कब करूं। तभी जो लतीफा होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है क्या मैं आपकी जो पीठ है उसे वॉश कर सकती हूँ।
और रियो यहाँ मना करता है, लेकिन लतीफ़ा नहीं मानती। फिर जो लतीफ़ा होती है वो रियो की पीठ को जो है साफ कर रही होती है और रियो यहाँ बोलते कि मैं कल जो वापस चला जाऊंगा। अब ये सुन के लतीफ़ा उदास हो जाती है और ये रियो को बोलती है लेकिन आप अगली बार जल्दी आना। रियो बोलते ठीक है, मैं अगली बार बहुत जल्दी आऊंगा। फिर यहाँ पे लतीफ़ा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं रियो जो है जाने के लिए तैयार होता है। तभी जो ओल्ड लेडी होती है वो रियो को एक गिफ्ट देती हैं और ये बोलती कि इससे आप जब चाहो आप जो है टेलीपोर्ट हो सकते हो, और साथ ही इसको एक पिन भी देती हैं और ये बोलते कि इससे आप अपने बालों का कलर भी चेंज कर सकते हो। रियो जो है सभी को थैंक यू बोलता है, जिसके बाद रियो अपनी स्पीड के साथ यहाँ से जो है निकल जाता है और ये सीधा कैपिटल में आ जाता है। और कैपिटल में आते ही रियो देखते कि यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। रियो बोलते कि हमें इसका जो है पता लगाना होगा और एक लेडी से पूछता है कि वैसे कैपिटल में जो है आज बहुत ज्यादा भीड़ है, आज कुछ खास है क्या? जिस पे लेडी कहती कि यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसकी जो है शादी होने वाली है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो काफी शौक में आ जाता है। नेक्स्ट में रियो एकेडमी के सामने आ जाता है और ये जैसे ही आता है कैस्टिलिया के रूम में, ये देखते कि पूरा रूम जो है खाली है। जिसके बाद रियो कहता है कि हमें जो बाकी प्रोफेसर हैं उनसे जो है इसके बारे में पता लगाना होगा और ये सीधा आयशा को भेज देता है एक प्रोफेसर के रूम में, ताकि आयशा प्रोफेसर को जो है हिप्नोटाइज कर दे। और ऐसा ही होता है, आयशा आती है और प्रोफेसर को हिप्नोटाइज कर देती है। फिर यहाँ पे रियो आ जाता है और ये पूछता है कि बताओ कैस्टिलिया कहाँ पे है, जिससे प्रोफेसर कहता है कि जो कैस्टिलिया है उसकी जो है शादी हो रही है। फिर रियो कहता है कि आखिरकार ये शादी क्यों हो रही है। प्रोफेसर बोलते हैं कि वैसे मुझे ज्यादा तो इसके बारे में नहीं पता, लेकिन सुनने में ये है कि जहाँ पे कैस्टिलिया रहती है वहाँ पे जो है दुश्मनों ने जो है हमला कर दिया है और जिसकी वजह से कैस्टिलिया के फादर को अपनी जो सेना है उसका जो बल है वो बढ़ाना होगा। इसके लिए उन्होंने जो शादी का तरीका है वो चूज किया है, ताकि वो अपना जो बल है उसे जो है बढ़ा पाए। अगर तुम्हें ज्यादा कुछ जानना होगा तो तुम जा सकते हो कैस्टिलिया के पास। और वैसे उसकी जो शादी है वो जो है चार्ल्स से हो रही है। अब ये सुन के जो रियो होता है वो काफी ज्यादा शौक में आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार जो कैस्टिलिया वो शादी क्यों कर रही है उस बंदे से। इसके बाद जो रियो होता है ये बोलते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर रियो और आयशा बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे रियो बोलते कि मुझे कैसल में जाना होगा। आयशा बोलती कि रुक जाओ, यहाँ पे इतने सैनिक है, सोचो कैसल में कितने सैनिक होंगे, इसलिए मैं पहले जाती हूँ क्योंकि मैं अपनी जो प्रेजेंस है उसे जो छुपा सकती हूँ, इसलिए मुझे कोई नहीं देखेगा। फिर आयशा चली जाती है। फिर हम यहीं पे कैस्टिलिया का जो घर होता है उसे देख पाते हैं और जहाँ पे जो चार्ल्स होता है वो यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही कैस्टिलिया के जो फादर होते हैं वो भी यहाँ पे बैठे होते हैं। यहीं पर चार्ल्स बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, हम जो उन बंदों को सबक सिखा देंगे। तभी हम कैस्टिलिया के फादर के मुंह को देखते हैं और ये बिल्कुल भी इस शादी से खुश नहीं होते और यहीं पे जो कैस्टिलिया होती है वो भी इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी जो कैस्टिलिया के फादर होते हैं वो कैस्टिलिया से पूछते हैं क्या तुम सही में इस शादी से खुश हो? तो कैस्टिलिया बोलती कि हाँ मैं इस शादी से खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते कि बाहर बहुत सारे जो सैनिक होते हैं वो खड़े होते हैं। रियो इन सभी को देख रहा होता है, तभी उसको सिग्नल मिल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम आयशा को देखते हैं जो रियो को ही याद कर रही होती है। यहीं पे कैस्टिलिया को रियो का जो लेटर होता है वो मिल जाता है और ये सोचती है क्या मैं सही में जो रियो है उससे कभी मिल पाऊंगी, और वो रियो को याद करने लग जाती है और रियो के लेटर को यहाँ पे जो है वो जलाने वाली होती है। लेकिन तभी जो रियो होता है वो इसके सामने आ जाता है और यहाँ पे रियो को देख के जो कैस्टिलिया होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि रियो तुम ठीक तो हो ना, और सीधा रियो के जो गले लग जाती है। रियो बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? तो यहाँ पे कैस्टिलिया कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। कैस्टिलिया कहती कि वैसे तुम काफी दिन बाद आए हो, तुम्हें जो है चाय पीनी होगी। रियो कहता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा चाय पीनी है। फिर जो कैस्टिलिया होती है वो जो होती है रियो के लिए चाय बनाने लग जाती है। तभी रियो पूछता है क्या सच में तुम्हारी जो शादी है वो हो रही है? कैस्टिलिया जो होती है एकदम से उदास हो जाती है और ये बोलती कि हाँ मेरी शादी हो रही है। और जिसके बाद रियो पूछता है क्या तुम सही में शादी करना चाहती हो? कैस्टिलिया बोलती कि हाँ, लेकिन एकदम से जो कैस्टिलिया होती है वो रियो को देख के बोलती कि रियो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे भगा के यहाँ से ले आ सकते हो? लेकिन एकदम से ये बोलने के बाद जो कैस्टिलिया होती है वो कहती कि नहीं, जो भी कुछ कहा मैंने वो तुम भूल जाओ। और यहाँ पे रियो को बोलती कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 सेकंड है और मेरी शादी के आसपास भी दिखाई मत देना। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिलिया रियो को जो है बाहर धक्का दे देती है और जो दरवाजा होता है उसे जो है बंद कर देती है। और दरवाजा बंद करने के बाद जो कैस्टिलिया होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और कहती कि अब मैं क्या करूँ रियो। यहीं पे जो आयशा होती है ऊपर खड़ी होती है और साथ में रियो भी। आयशा पूछती कि अब तुम क्या करने वाले हो? रियो बोलते कि मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करूंगा यहाँ पे जबरदस्त करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो आयशा होती है
वो यहाँ पे तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद ये बाहर आ जाती है। यहीं पे चार्ल्स होता है, ये बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। फिर ये बोलने के बाद चार्ल्स यहाँ चला जाता है। तभी चार्ल्स की जो बाकी पत्नियां होती हैं वो भी यहाँ पे आ जाती हैं और सभी पत्नियां जो कैस्टिलिया होती है उसे जो है चिढ़ाने लग जाती हैं और ये बोलते कि तुम कभी भी उसकी जो खास पत्नी है वो नहीं बन सकती हो। तभी एकदम से एक और छोटी सी लड़की जो है यहाँ पे आ रही होती है जो चार्ल्स की ही पत्नी होती है और इसको देख के सभी जो पत्नियां होती हैं वो अपनी मुंडी को नीचे कर लेती हैं। यहीं पे ये लड़की बोलती कि तुम सभी जाओ, मुझे यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उससे जो है बात करनी है किले में। फिर सभी जो पत्नियां होती हैं वो चली जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पे लड़की बोलती कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आप जो मेरी वजह से इन सब चीजों में पड़ गई हैं। जिस पे कैस्टिलिया बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस शादी से खुश हूँ। तो यहाँ पे ये लड़की बोलती कि नहीं, मुझे पता है कि आप इस शादी से खुश नहीं हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते वक्त देखा है, आप जो है उस समय बहुत ज्यादा खुश लगती थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि जैसे किसी पंछी को पिंजरे में जो है कैद कर दिया गया हो। मुझे पता है कि आप अभी जो है बिल्कुल भी दिल से जो है खुश नहीं हैं। और ये बोलने के बाद वो लड़की चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो कैस्टिलिया होता है उसे जो बग्गी से ले जाया जा रहा होता है और सभी जो बंदे होते हैं वो इन दोनों को देख के काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी आयशा जो है कैस्टिलिया के पास आती है और ये यहाँ पे कैस्टिलिया से बात कर रही होती है। कैस्टिलिया बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आयशा बोलती कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, यहाँ पे जो रियो है वो भी आया है। तभी यहाँ पे कैस्टिलिया देखती है रियो जो है भीड़ में खड़ा होके यहाँ पे कैस्टिलिया को ही देख रहा है। अब कैस्टिलिया ये देख के काफी खुश हो जाता है और उसकी आंख से जो आंसू होते हैं वो आने लग जाते हैं। और ये आयशा को बोलती कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है, मैंने मना किया था, लेकिन आयशा कोई रिप्लाई नहीं देती। तो कैस्टिलिया को लगता है कि यहाँ पे ये सब उसका जो है वहम था और वो रोना शुरू कर देती है। तभी चार्ल्स होता है, ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुमने एकदम से रोना स्टार्ट क्यों कर दिया है। फिर कैस्टिलिया अपने आप को संभालती है और ये बोलती कुछ नहीं, मेरी आंख में जो है कचरा चला गया था। चार्ल्स बोलता है तुम अब तो ठीक हो ना। कैस्टिलिया बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कुछ बंदे बोलते कि जल्दी करो, उसे जो रोको। यहाँ पे यहीं पे हम देखते हैं कि जो रियो होते हैं वो सीधा जो कैस्टिलिया उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे जो सैनिक होते हैं उनको भी जो होता है वो मार रहा होता है और सैनिक इसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन रियो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और सभी सैनिकों को यहाँ पे मार के साइड में कर रहा होता है और वो जल्दी से भाग के यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसके पास जो है जा रहा होता है और वो जाते ही पहले चार्ल्स को एक घूसा मारता है और जो चार्ल्स होता है वो एक ही घूसे में ढेर हो जाता है। फिर रियो सीधा यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसे जो है पकड़ लेता है और ये कहता है कि अगर कोई भी हिला तो मैं इसे मार डालूंगा। अब ये देख के सही बंदे जो हैरान हो जाते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो कैस्टिलिया से बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम शादी कर रही हो और तुम्हें ये फैसले सोच के लेने चाहिए। और ये सारी बातें रियो जो है यहाँ पे टेलीपैथी के जरिए जो है बात कर रहा होता है। अब यहाँ पे कैस्टिलिया के जो फादर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं रियो के ऊपर। रियो कैस्टिलिया को बोलता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारा जो प्लान है वो तैयार है, बस तुम यहाँ पे हाँ बोलो, मैं तुम्हें यहाँ से जो है भगा के ले जाऊंगा। और वैसे ही मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं रहोगी। फिर यहाँ पे जो कैस्टिलिया होती है वो जो होती है सोच रही होती है और ये बोलती ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे जो रियो होता है ये बोलता है कि फिर तो ठीक ही है और वो सीधा यहाँ पे कैस्टिलिया को उठाता है और अपनी फ्यूचुअल पावर से यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देता है और जो भी उसके आगे आता है उन सभी को वो जो मार के साइड में कर देता है और वो लोग अटैक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रियो जो अपने मैजिकल पावर से रोक लेता है। यहीं पे चार्ल्स कहता है कि कोई हमला मत करो वरना यहाँ पे जो कैस्टिलिया है उसको हमला लग जाएगा, लेकिन कोई बात इसकी मान ही नहीं रहा होता और इसको जो इग्नोर कर रहे होते सभी के सभी। यहीं पे सैनिक बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उस लड़के को पकड़ना ही है। यहीं पे चार्ल्स बोलता कि अगर कैस्टिलिया यहाँ से भाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन सैनिक भी इसकी जय नहीं सुनता। यहीं पे रियो कैस्टिलिया को बोलते कि मैं तुम्हें आयशा के पास छोड़ दूंगा और जिसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा और बाकी सैनिकों का जो ध्यान है उसे भटका दूंगा। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है कैस्टिलिया को लेके एक गली में आ जाता है। यहीं पे जो आयशा है वो आ जाती है और कैस्टिलिया को अपने पास रख लेती है। रियो बोलता है कि तुम इसका ध्यान रखना, मैं बाकी सैनिकों से निपट के आता हूं। फिर हम देखते कि जो रियो होता है वो यहाँ पे भाग रहा होता है, सैनिक उसके पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो सैनिक उसके सामने आते हैं रियो उन सभी को मार के जो साइड में कर देता है, लेकिन ये उनको जान से नहीं मारता। और इसी तरह रियो सभी सैनिकों को मार के जो आगे बढ़ रहा होता है और यहाँ पे कोई सैनिक भी इसके आगे नहीं टिक पाता। तभी इनका कैप्टन यहाँ पे आ जाता है और कैप्टन और रियो आमने सामने होते हैं और ये दोनों ही
यहाँ पे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो कैप्टन होता है वो रियो के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन रियो उसके हमले को आराम से जो है रोक ले रहा होता है। फिर कैप्टन समझ जाता है कि सिंपल हमलों से इसका कुछ नहीं होने वाला और वो एकदम से पावरफुल जो हमला है वो करता है। लेकिन यहाँ पे जो रियो होता है वो इसके हमलों से बच जाता है और यहाँ पे भाग जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे कैप्टन बोलते हैं कि जल्दी से आसपास के जो इलाका है वहाँ पे जो है चेक करो। यहीं पे कैस्टिलिया और जो आयशा होते हैं वो दोनों एक जगह पे खड़े होते हैं। यहीं पे जो रियो होता है वो भी जो होता है आ जाता है। रियो को देख के कैस्टिलिया काफी खुश हो जाती है। तभी एकदम से बिजली जो है कड़कने लग जाती है। यहीं पे कैस्टिलिया जो है रियो को थैंक यू बोलती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से बहुत सारे जो पोर्टल होते हैं वो खुलने लग जाते हैं आसमान में, और साथ ही रियो को यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बहुत सारे जो अदर वर्ल्डर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग कहते हैं कि हमारे फोन में जो टावर है वो नहीं मिल रहा, और ये लोग कहते हैं कि आखिरकार हम लोग कहाँ पे आ गए। तभी जो यहाँ पे रियो होता है वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आया है और ये उनका पीछा करते हुए जा रहा होता है। लेकिन कुछ बंदे उनको जो है पकड़ लेते हैं और उनको केज में जो है बंद कर देते हैं। तभी रियो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है क्या तुमने इस फोन वाली लड़की को देखा है। तभी जो बंदे होते हैं वो एकदम से रियो के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन रियो उन सभी बंदों को यहाँ पे मार देता है और ये सभी जो बच्चे होते हैं उनको जो है बचा लेता है। लेकिन तभी इसके सामने वही लड़की आ जाती है जिससे ये प्यार करता है, यानी हारुतो प्यार करता है। अब हारुतो इसको देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब दोस्तों इसके साथ ये जो सीजन होता है ये खत्म हो जाता है, लेकिन इसका सीजन 2 भी जल्दी आएगा अक्टूबर के अंदर। अगर आप लोग वो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप लोग 40 कमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, और मैं जल्दी ही जो यहाँ पे सेकंड सीजन है उसे भी जो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले सीजन में, जब तक ले बाय बाय।